अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स आप लोग। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं IS2। इसकी हमने अकाउंटिंग सीखी। अब हम इस अकाउंटिंग को और स्टोर इंचार्ज के काम को दोनों को इकट्ठे देख रहे हैं। हमारे एग्जामिनर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन रखा है, देखिएगा। रिक्वायरमेंट में कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट एंड FIFO मेथड। ये आया हुआ जी स्प्रिंग 2016 में 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया, ज़्यादा पुराना नहीं है। अब वो पूछ क्या रहा है, सिर्फ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ रहा है। इसको कंप्लीट लिखना चाहिए था कि वो वैल्यू जिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जिसमें हम इन्वेंट्री को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करते हैं, उसने ऐसा नहीं लिखा। ठीक है, अब इसके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे आइएगा। कहता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स डील्स इन वेरियस गुड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन टू वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016। नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है जनवरी की। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 जनवरी परचेजेस की हैं, आगे उसकी यूनिट्स बता दिए, परचेज प्राइस बता दी 150। फिर सेल्स, परचेज रिटर्न। हाँ जी, परचेज रिटर्न ये हमारे लिए नई ट्रांजैक्शन है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने नहीं डिस्कस की, तो परचेज रिटर्न का ट्रीटमेंट देखेंगे। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स, अच्छा सवाल है जी। उसके बाद कहता है परचेजेस की फर्दर एंड शॉर्टेज। इन्हें 3 नई चीज़ें हैं जो उसने सवाल में पूछी है, परचेज रिटर्न्स, ड्राइंग्स एंड शॉर्टेज। इसका हमने ट्रीटमेंट सीखना है। फिर कहता है जी ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिस्टेड ऑफ ₹10,000 यूनिट्स ₹1480। ओपनिंग इन्वेंट्री बताई और उसकी कॉस्ट बता दी, टोटल पर यूनिट नहीं बताई, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स 1200 यूनिट्स फाउंड डैमेज्ड। अब ये क्या है, डैमेज्ड हैं ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग। नेट रिलाइजेबल वैल्यू NRV कहता है ऑफ द डैमेज्ड एंड गुड यूनिट्स आर। जो डैमेज यूनिट है उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट में 120 के बिकेंगे, और जो नॉर्मल यूनिट्स हैं उनके लिए बताता है 200 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। कहता है QP यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री। अब कहता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, और NRV की वैल्यू में कह दिया उसने कि डिक्रीज आ रहा है, यानी नॉर्मल अगर यूनिट्स है तो 200 का बिकेगा, लेकिन अगर वो डैमेज है तो उसने बिकना है 120 का। तो अब हमने NRV टेस्टिंग करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री बताना चाहिए। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए देखिए, अगर तो वेटेड एवरेज है तो हमें स्टोर का कार्ड बनाना पड़ेगा। अगर FIFO है तो स्टोर कार्ड के बगैर भी काम चल जाएगा। देखिए उसने वेटेड एवरेज के साथ 9 मार्क्स दिए हैं और FIFO के साथ 3 मार्क्स दिए हैं। 9 मार्क्स क्यों दिए हैं, क्योंकि स्टोर कार्ड बनाने की बजाय आप सवाल कर ही नहीं सकते। स्टोर कार्ड बनाना ज़रूरी है, लेकिन FIFO के साथ 3 मार्क्स, उसके लिए स्टोर कार्ड बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और वो कहाँ से है, लेटेस्ट से, यानी सबसे बाद में जो खरीदी है वो बची हुई है, क्योंकि पहले वाले तो बिक चुकी हैं। आइए जी अब इस सवाल को शुरू करते हैं। वेटेड एवरेज से शुरू करते हैं। पार्ट ए है जी इसका, पार्ट ए ये है जी वेटेड एवरेज है। हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए, यानी कॉस्ट पता होगी पर यूनिट हमें, तो हम उसको NRV से कंपेयर करेंगे। तो एक तो हमें क्वांटिटी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 हमें क्या चाहिए, उसकी कॉस्ट चाहिए, ताकि NRV से उसको कंपेयर कर सकें। तो हम स्टोर कार्ड बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते होते हैं जी डेट, उसके बाद हम लिखते हैं जी रिसीव्ड, इसके बाद लिखते हैं जी इशूड। इशूड क्या है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसके बाद हमने लिखना होता है जी बैलेंस। ठीक है जी। रिसीव में आप लिखते हैं सबसे पहले क्वांटिटी, देन आप लिखते हैं रेट, देन आप लिखते हैं अमाउंट। इशूड में भी सेम क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है जी। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन देखिए, सबसे पहले हमें लिखना ओपनिंग स्टॉक। डेट क्या है, जनवरी 01 जैन को हमने ओपनिंग स्टॉक लिखना है। रिसीव में तो आना नहीं, इसने डायरेक्ट आना है बैलेंस में। देखिएगा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स है 10,000, मैं सिर्फ 10 लिख रहा हूँ, थाउजेंड्स में राउंड ऑफ कर रहा हूँ ताकि मेरा सवाल छोटा रहे। ठीक है जी। और उसकी अमाउंट है, उसको भी मैं 1000 में राउंड ऑफ कर लूँगा, दैट विल बी 1480।
ठीक है। क्वांटिटी अगर 1000 में राउंड ऑफ हो गया तो उसकी अमाउंट भी 1000 में राउंड ऑफ हो जाएगी। अब टोटल अमाउंट को टोटल रेट से जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल हैव कॉस्ट पर यूनिट 148 पर यूनिट आपके पास क्या आ गई है, इसकी कॉस्ट आ गई है। ठीक है जी, तो ये था मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, राइट। पहली ट्रांजैक्शन देखिए हमारे पास आई है जी परचेजेस की। 6 जनवरी को कहता है परचेजेस की गई हैं। कितनी परचेजेस हैं? 15,000 यूनिट्स ख़रीदे हैं आपने और 150 के हिसाब से, तो 6 जनवरी को अब आपने रिकॉर्ड करना है। 6 जनवरी को परचेजेस की गई तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। वी हैव क्वांटिटी ऑफ 15,000, मैं सिर्फ 15 लिख रहा हूँ राउंड ऑफ करके। ठीक है, इसके बाद इसका रेट बताया हुआ है हमें जी, दैट इज़ रेट इज़ 150। ये दो चीज़ें हमें गिवन है जी, रेट गिवन है और क्वांटिटी गिवन है। मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव 2250। ठीक है जी, इशूड में कुछ नहीं आएगा, वेटेड एवरेज मेथड है। अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दें। देखिए हमारे पास अमाउंट में अमाउंट ऐड करके आता है 3730। अमाउंट में अमाउंट ऐड की, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दें, यू विल हैव 25,000। मैंने चूँकि थाउजेंड्स में राउंड ऑफ किया हुआ 25 लिख रहा हूँ। 3730 को डिवाइड कर दें 25 से, यू विल हैव एवरेज रेट दैट इज़ 149.2। 149.2। ठीक है, तो हर परचेज पे आपका रेट क्या निकलता है, न्यू। ये हमने सीखा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है दैट इज़ ऑन 10 जनवरी। उस पर सेल हुए हैं 18,000 यूनिट और उसकी प्राइस है 210। तो 10 जनवरी पे सेल की ट्रांजैक्शन है। यूनिट्स हमारे पास सेल हुए हैं 18 और रेट क्या आएगा, यही वाला 149.2। मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2685.6 आ जाएगा आपके पास। बाकी यूनिट्स कितने बचे, यू हैव 7000 यूनिट्स। रेट क्या है 149.2। मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव बैलेंस ऑफ 1044.4। ठीक है, ये आपने इशूड यानी जो चीज़ें सेल हुई उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली है। अब देखिएगा उसने क्या बताया हुआ है कि 18,000 यूनिट सेल हुए 210 के हिसाब से। स्टूडेंट समटाइम यहाँ पे सेल प्राइस लिखते हैं, हमने क्या लिखना है, जो यूनिट सेल हुए हैं उसकी कॉस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा कहता है 16 जनवरी को परचेज़ किए हैं, 13,000 यूनिट्स हैं 160 के हिसाब से। ठीक है जी, तो 16 जनवरी की ट्रांजैक्शन नोट कर लें। कितने यूनिट्स ख़रीदे गए हैं, 13,000, तो मैं सिर्फ 13 लिख रहा हूँ। इसका रेट बताया गया हमें 160 पर यूनिट इज़ द रेट। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव अमाउंट रुपीज़ 2080। अब परचेज़ है तो नया रेट कैलकुलेट होगा, परचेज़ में परचेज़ ऐड करें यानी अमाउंट में अमाउंट ऐड करें, यू विल हैव टोटल ऑफ रुपीज़ 3124.4। ये आ गई टोटल अमाउंट। 13 में 7 ऐड करें, यू विल हैव टोटल क्वांटिटी। अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करें, 3124.4 डिवाइडिंग बाय 20, तो यू विल हैव पर यूनिट रेट ऑफ रुपीज़ 156.22। ठीक है जी, साथ साथ कैलकुलेट करते रहे, चेक करें मैं कहाँ पे गलती करता हूँ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा हमारे पास है जी, कहता है 18 जनवरी को कुछ परचेजेस रिटर्न किए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, परचेज रिटर्न किए 1000 यूनिट्स और उनका रेट जो था वो क्या था 150। अब देखिए एक हमारे पास परचेज़ पड़ी हुई है 160 के हिसाब से जो परचेज़ की गई, बोर्ड की तरफ देखिएगा प्लीज़। एक हमारे पास जो परचेज़ है वो 148 रुपीज़ के हिसाब से, एक परचेज़ 150 वाली, एक 160 वाली। वो कहता है मैंने ये वाली परचेज़ को रिटर्न किया है। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब रिटर्न करना है तो रेट क्या चार्ज करना है। अब ये एवरेज रेट चार्ज नहीं होंगे, जिस रेट पे परचेज़ किया हुआ उसी रेट पे रिटर्न होगा। तो मैंने कितनी डेट है जी, 18 जनवरी को रिटर्न किया है
रेट वाज 150, सबसे पहले देखिए मैंने रेट लिखा है, इस रेट पर रिटर्न होगी जिस रेट पर ख़रीदी गई है। कितने यूनिट्स रिटर्न हुए हैं जी? वी हैव 1000 यूनिट्स, तो मैं सिर्फ 1 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ब्रैकेट साथ में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 150 इज़ द रेट। अब 150 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव 150 नेगेटिव। अब इस अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से ये माइनस करें 150, तो देखिए आपके पास क्या आता है जी। यू विल हैव 2974.4। अब अमाउंट में अमाउंट ऐड नहीं की, रिटर्न है, तो मेरे पास जो ऑलरेडी बैलेंस में कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट में से रिटर्न की कॉस्ट माइनस की, तो मेरे पास आ गई ये बैलेंस में अमाउंट। 20 यूनिट्स थे, 20,000, 1000 माइनस हो गए, 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। तो जब परचेज हुई तो नया रेट, परचेज रिटर्न होगी तो भी नया रेट 2974.4, ये मेरे पास अब रिवाइज कॉस्ट आ गई। इस ट्रांजैक्शन के बाद यूनिट्स कितने हैं? 19, डिवाइड करें, यू विल हैव 156.22, 156.55, सॉरी 5 and 5, तो 156.55। देखें, जब भी परचेज करते हैं तो रेट चेंज, जब भी परचेज रिटर्न होगी तो रेट का चेंज होना बनता है कि इसमें वेटेड एवरेज मेथड में, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, 25 जनवरी को कहता है सेल्स 12,000 यूनिट्स, 215 इज द सेल प्राइस। हमने क्या सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करना है? हम तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करते हैं, तो सेल प्राइस को इग्नोर करना है। डेट इज़ 25, परचेज की नहीं है ट्रांजैक्शन, सेल्स की ट्रांजैक्शंस है। 12,000 यूनिट है तो मैं 12 लिख रहा हूँ। रेट क्या चार्ज होगा? 156.55। अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखें, यू विल हैव अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1878.6। ये जो 12,000 यूनिट्स बेचे उनकी पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास ये है, इतनी अमाउंट जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल में, ठीक है। सेल प्राइस वो रेवेन्यू में जाएगा, कॉस्ट प्राइस ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? कॉस्ट ऑफ सेल, जो सेल हुई उसकी कॉस्ट, ठीक है जी। तो अब बाकी हमारे पास कितने बचे यूनिट्स? 12 में से 19 में से 12 तो सेल हो गए, तो बाकी बचे 7,000। अब इस अमाउंट में से इस अमाउंट रेट इज़ 156.55, सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव कॉस्ट दैट इज़ अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1095.5.8, ठीक है जी। तो 12 यूनिट सेल हो गए, बाकी के जो बचे देखिए रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। सेल करेंगे तो रेट में नो चेंज। रेट कब चेंज हुआ करेगा वेटेड एवरेज मेथड में? जब आप परचेज करेंगे या परचेज को रिटर्न करेंगे तो हमारा रेट चेंज होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, खूबसूरत ट्रांजैक्शन है, कहता है ड्राइंग्स। ऑनर साहब अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए गुड्स बिजनेस से विड्रॉ करके ले गए, ठीक है जी, तो कोई इशू नहीं है। ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल आपने वही करना है जो आप सेल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए सेल्स का ट्रीटमेंट क्या है, ये सेल्स है। कितने यूनिट्स विड्रॉ करके लेके गए हैं? वी हैव 2,000, तो 2,000 चले गए, रेट यही चार्ज होगा 156.55। मल्टीप्लाई करें 2 से, यू विल हैव 313.08, ठीक है। बाकी कितने यूनिट्स बचे? यू हैव 5 यूनिट्स, रेट इज़ 156.55। 5 को अब इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल हैव 782.7, ठीक है। तो जो हमने काम सेल्स के साथ किया वही काम ड्राइंग्स के साथ किया, तो याद रखिएगा। ये ट्रांजैक्शन है जी 28 की, ये भी ट्रांजैक्शन हमने बीइंग अ स्टोर इंचार्ज अपने स्टोर में रिकॉर्ड कर ली। अब स्टोर वाला देख ले सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन अपने पास रेट में क्या लिख रहा है और अमाउंट में क्या लिख रहा है? कॉस्ट। और इसको कॉस्ट कार्ड भी कहते हैं, स्टोर कार्ड भी कहते हैं, कॉस्ट कार्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा जी, अब 29 जनवरी को परचेजेस की गई हैं 10,000 यूनिट्स की, 140 इज़ द कॉस्ट, 29 इज़ द डेट। परचेजेस की गई हैं 10,000 यूनिट्स, आई एम राइटिंग 10 राउंड ऑफ करके। इनका रेट बताया गया 140,
10 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव 1400। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस अमाउंट में इस अमाउंट को ऐड करना है, टोटल अमाउंट लिखेंगे। वी विल हैव टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2182.7। क्वांटिटी टोटल करेंगे 5 एंड 10 15। अब अमाउंट को क्वांटिटी पे डिवाइड कर दें, 2182.7 डिवाइडिंग बाय 15, यू विल हैव पर यूनिट रेट ऑफ 145.51। और इसको यहाँ पे लिख दे 145.51। ठीक है जी, ये तो थी सारी ट्रांजैक्शन। और आखिरी 31 जनवरी को कहता है शॉर्टेज हो गई। अब शॉर्टेज का ट्रीटमेंट क्या है, जो काम आप सेल्स के साथ कर रहे हैं, जो काम आप ड्राइंग्स के साथ कर रहे हैं, वही काम आपने किसके साथ करना है, शॉर्टेज के साथ। तो डेट इज़ 31, शॉर्टेज होगी, कुछ नहीं करना। इशुएंस में इसको रिकॉर्ड करना है, कितनी शॉर्टेज है जी, 800 यूनिट्स की है, तो मैं 0.8 लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने 1000 में राउंड ऑफ किया हुआ है। रेट इज़ 145.51। जो मैंने सेल्स के साथ किया वही मैंने ड्राइंग्स के साथ किया और वही मैं शॉर्टेज के साथ कर रहा हूँ। तो मेरे पास अमाउंट आएगी 116.4। बाकी यूनिट्स कितने बचे मेरे पास, 14.2। ठीक है, और उनका रेट 145.51 और उसकी अमाउंट 2066.3। ले जी, ये मेरा बन गया स्टोर कार्ड। हमसे तो पूछा गया था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दें एज़ पर IS2, या वो वैल्यू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आनी है। ये तो स्टोर इंचार्ज ने बताया जी मेरे पास इतनी कॉस्ट के इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं। अकाउंटेंट साहब का काम अब शुरू हो गया कि ये कॉस्ट है, लेकिन मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अब मैंने इसके ऊपर NRV टेस्ट लगाना है तो मेरे सही स्टॉक की वैल्यू पता चलेगी। तो चलिए आइए NRV टेस्ट लगाते हैं इस पर। हमारे पास अब कितने यूनिट्स हैं, अगर मैं इसको 14.2 को राउंड ऑफ ख़त्म करता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वी विल हैव 14,200 यूनिट्स। इतने यूनिट्स हैं, इतनी पर यूनिट कॉस्ट है, NRV टेस्टिंग लगानी है। तो चलिए आइए NRV टेस्टिंग कर रहे हैं हम। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हमें यूनिट्स लिखने हैं, उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट लिखनी है। यूनिट्स को पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट। फिर हमें चाहिए NRV चाहिए इन यूनिट्स की, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू से यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल NRV आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, लोअर चाहिए, इन दोनों में से लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, वो हमें चाहिए जो कि हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगी। ठीक है जी, तो देखिए हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं, मैं टोटल यूनिट्स लिख रहा हूँ 14,200। ये जी मेरे पास टोटल यूनिट्स हैं। अब नीचे पैराग्राफ में देखिए क्या कहता है, कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स 1200 यूनिट्स फाउंड डैमेज्ड ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग। नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ डैमेज एंड गुड यूनिट्स आर 120। तो अब हमारे पास यूनिट्स कितनी तरह के हैं, दो तरह के हैं, गुड यूनिट्स भी हैं और डैमेज्ड भी हैं। डैमेज यूनिट्स के बारे में कहता है दीज आर 1200, जिस तरह हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में करते हैं। टोटल यूनिट्स ये डैमेज यूनिट्स। तो बाकी के यूनिट्स कौन से हैं जी, बाकी के यूनिट्स हैं हमारे पास गुड यूनिट्स अमाउंटिंग टू ₹13,000। टोटल हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स पड़े हैं 14200, 14,200, 1200 इसमें से डैमेज हैं, तो बाकी क्या हैं, गुड। अब उसने दोनों की पर यूनिट कॉस्ट ये हमें मिलेगी स्टोर इंचार्ज साहब ने बताई है 145.51। कॉस्ट को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज़ अमाउंटिंग टू ₹1,891,630। अब मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा, टोटल अमाउंट्स में लिख रहा हूँ, सिर्फ इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए राउंड ऑफ किया है मैंने।
1200 को जब मैंने 145.51 से मल्टीप्लाई करना है तो आई विल हैव ₹174,612। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब NRV देखें, डैमेज गुड की हमें NRV बताई गई है दैट इज़ 120, और जो गुड यूनिट है उसकी NRV बताई गई है 200। ठीक है, तो 13,000 को 200 से मल्टीप्लाई करें, यू विल हैव टोटल ऑफ ₹2.6 मिलियन, ये इसकी NRV है। 1200 यूनिट्स को उसकी NRV से मल्टीप्लाई करें, यू विल हैव 144,000। हमें क्या चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। देखिएगा इन 13,000 यूनिट्स के लिए अगर ये कॉस्ट है तो ये उसकी NRV है, दोनों में से लोअर कौन सी हमें वो चाहिए, दिस इज़ लोअर, तो मैं लिख दूंगा 1891630। जिस स्टोर इंचार्ज के काम के ऊपर अब मैं अपनी अकाउंटिंग अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिएगा जो डैमेज यूनिट है उनकी कॉस्ट 174, उनकी NRV 144, लोअर इज NRV, तो मैं लिखूँगा 144,000। अब इन दोनों को टोटल कर लें, यू विल हैव 2035630। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इस वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ने कहाँ जाना है, बैलेंस शीट में जाना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाना है। लेकिन जब आप कॉस्ट को टोटल करेंगे और NRV को टोटल करेंगे, इन दोनों में एक डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस की अकाउंटिंग भी सीखी हुई है हमने, अभी करते हैं जी। तो ये उसकी पहली रिक्वायरमेंट थी, कहता है वेटेड एवरेज मेथड से मुझे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताएं। मैंने उसकी बात कंप्लीट कर दी एज पर IS2, या वो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होना है। अब उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट देखें, दूसरी रिक्वायरमेंट में कहता है यही काम कर दें, लेकिन अब आपके पास मेथड कौन सा है, FIFO। अब FIFO मेथड में मुझे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स चाहिए, ये सारा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। FIFO मेथड में मुझे उसने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, हमने यहीं से कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास 14,200 आर दी क्लोजिंग यूनिट्स। ठीक है, तो मैं FIFO मेथड से यानी पार्ट B कर रहा हूँ, NRV टेस्टिंग ही करनी है हमने, NRV टेस्टिंग कह दें या कह दें वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आनी है। सबसे पहले हम क्या, कौन सा कॉलम बनाते हैं जी, हमें चाहिए यूनिट्स। यूनिट्स हमें बता दिए गए कितने हैं, 14,200। ठीक है, इन 14,200 में से जो 1200 यूनिट्स हैं वो क्या हैं, डैमेज हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 1200 यूनिट्स क्या हैं, डैमेज्ड। अच्छा जी, 14,200 में से 1200 यूनिट्स डैमेज हैं। देखिए लास्ट हमने जो परचेज़ की थी वो कितने यूनिट्स थे, 10,000 यूनिट्स थे। 10,000 यूनिट्स की हमने लास्ट परचेज़ की हुई है, तो सबसे लास्ट वाले कितने हैं, 10,000। ये गुड यूनिट्स हैं, गुड यूनिट्स। इनका रेट क्या है, रेट या कॉस्ट पर यूनिट, इनका रेट क्या है, देखिए सबसे एंड पे हमने 10,000 यूनिट्स ख़रीदे थे और इनका रेट था 140, मैंने इसके साथ 140 लिख दिया। 14,200 में से 10,000 यूनिट्स वो हैं जो आपने सबसे एंड पे ख़रीदे हैं। तो ये डैमेज यूनिट कौन से हैं फिर, जो इससे पहले ख़रीदे थे। इससे पहले देखिए आपने कौन से यूनिट्स ख़रीदे हैं, आपने 16 जनवरी को ख़रीदे हैं, 160 इज़ द रेट। तो ये जो डैमेज यूनिट है ये क्या है, इनका रेट क्या है, 160। अब 14,200 में से 10,000 ये माइनस करें, 1,200 ये माइनस करें, यू विल हैव 3,000। तो ये कौन से यूनिट्स हैं, ये भी वही हैं जो 160 रुपीज़ के हिसाब से ख़रीदे थे, लेकिन ये गुड यूनिट्स हैं। तो ये एक अच्छा सवाल था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। 14,200, यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं, सर उसने तो बताया नहीं हुआ कि डैमेज यूनिट्स कौन से थे, उसने तो कहीं नहीं बताया कि वो वाले यूनिट्स हैं जो 160 के हिसाब से हैं, वो वाले यूनिट्स हैं जो आपने परचेज़ किए हैं 16 जनवरी को, सवाल में तो कहीं नहीं बताया हुआ। तो FIFO मेथड की असम्पशन ये है, जो पहले ख़रीदे हैं वही पहले डैमेज होंगे। तो देखिएगा 14,200 स्टॉक है, इसमें ये वाले तो सबसे एंड पे ख़रीदे हैं, तो ये जो डैमेज है ये कहाँ से ख़रीदे, कौन से वाले हैं, जो इस 10,000 से पहले वाली परचेज़ है, तो उसका रेट क्या था 160। FIFO
जो पहले ख़रीदे हैं वो पहले डैमेज होंगे। ये अजम्पशन है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा। तो डैमेज यूनिट अगर आपने FIFO में निकालने हो, कुछ ना बताया हो, पहले तो बात एग्जामिनर को बताना चाहिए कि डैमेज कौन से ख़रीदे हुए यूनिट्स में से डैमेज है, तो हम उसका रेट लिखेंगे। अगर उसने नहीं बताया हुआ तो फिर आपकी अजम्पशन ये है कि आपने FIFO मेथड में जो पहले ख़रीदे हैं वो पहले डैमेज है। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। अब आइए इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं जी। टोटल कॉस्ट 10,000 का 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 1400,000। ठीक है जी, 1.4 मिलियन। 3,000 को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव 480,000। 1200 को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव 192,000। ठीक है, ये मेरे पास आ गई टोटल कॉस्ट। NRV बताई गई है पर यूनिट कितनी है जी। जो गुड यूनिट है उसके बारे में बताया हुआ है 200, तो मैं गुड यूनिट्स के सामने लिख रहा हूँ 200। और जो डैमेज है उनकी बताई है 120, उसके सामने लिख देते हैं जी 120। अब क्वांटिटी को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास NRV आ जाएगी, टोटल NRV। ठीक है, टोटल NRV आ जाएगी। आप जब 10,000 यूनिट्स को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 2 मिलियन। जब आप 3,000 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव 600,000। ठीक है जी, जब आप 1200 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव 144,000। स्पेस कम है जी, मैं नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूँ। हमें क्या चाहिए होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, इन दोनों में से लोअर चाहिए हमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो ये 10,000 यूनिट्स हैं, इनकी ये कॉस्ट है और ये NRV है। कॉस्ट इज़ लोअर, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1.4 मिलियन। ठीक है जी, 3,000 के केस में देखिए 480 इज़ द कॉस्ट, 600 इज़ द NRV, तो लोअर इज़ द कॉस्ट, तो मैं कॉस्ट लिखूँगा 480,000। डैमेज के केस में कॉस्ट इज़ 192,000 एंड NRV इज़ 144,000, तो आई हैव टू राइट 144,000। तो इसको टोटल कर लें, यू विल हैव टोटल ऑफ रुपीज़ 2024,000। ये क्या थी मेरी रिक्वायरमेंट कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बता दें। अच्छा, अब कॉस्ट को ज़रा टोटल कीजिएगा। मैं इस केस में आपको अगर एंट्री बताऊँ, इस कॉस्ट को टोटल करेंगे, वी विल हैव, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट विल बी 206,6,242। ये है टोटल कॉस्ट और ये है NRV। देखें टोटल कॉस्ट कितनी है 206,6,242, NRV कितनी है 203,5,630। इन दोनों का डिफरेंस लें, डिफरेंस क्या आता है जी, इन दोनों का डिफरेंस आएगा जी, इसमें से माइनस करें आप 203,5,630, तो यू विल हैव 30,612। देखें कॉस्ट और NRV। स्टोर इंचार्ज कहता है इतनी अमाउंट की मेरे पास स्टॉक है, ये देखिए ये बताया उसने, इतनी अमाउंट का मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। और अकाउंटेंट साहब कहते हैं जी मैंने NRV जो कैलकुलेट किया वो ये है। इसका मतलब है कॉस्ट में कमी आ गई है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में NRV की वैल्यू में कमी आने की एंट्री हमने पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। तो अकाउंटेंट साहब ये एंट्री पास करेंगे 30612। ठीक है जी, तो कॉस्ट से कंपेयर किया उन्होंने अपने NRV को, जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज़ रिडक्शन इन NRV, और इसकी एंट्री हो जाएगी परपेचुअल सिस्टम में। ओके, हमारा परपेचुअल सिस्टम है। एग्जामिनर ने नहीं मांगा हुआ, लेकिन आगे कुछ सवालों में उसने कहा भी वो एडजस्टिंग एंट्री कर दे, हमें यह एंट्री आनी चाहिए। आपके एग्जामिनर से यहीं तक वैल्यू तक महदूद हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दें। हम एक कदम आगे चले गए, हमने जो वैल्यू में कमी आई है NRV कैलकुलेट करने की वजह से, रिडक्शन इन वैल्यू आई, परपेचुअल सिस्टम में ये एंट्री। अगर पीरियोडिक सिस्टम होता तो नो एंट्री। ठीक है जी, थैंक यू।